So enthalpy of a system is defined as the internal energy, or it is defined as the sum of the internal energy of a system and its pressure volume energy. अब एंथैल्पी का मतलब है कि टोटल हीट कंटेंट इन द सिस्टम, पूरी के पूरे सिस्टम के अंदर जितना भी हीट कंटेंट है उस चीज को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है, उस हीट कंटेंट में क्या आता है, कुछ हीट कंटेंट उसको इंटरनल एनर्जी देने में काम आ रहा है और कुछ हीट कंटेंट क्या है, उसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन करने में काम आ रहा है। ठीक है, एंथैल्पी को डिनोट करने के लिए हमारे पास टर्म आती है कैपिटल एच। कैपिटल एच से एंथैल्पी को डिनोट करा हमने। So capital H is equal to internal energy, that is U, plus PV means pressure volume energy। ठीक, क्लियर है कोई बात? इंटरनल एनर्जी होता है U और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी हो गया मेरे पास PV। तो इन दोनों का सम हो गया मेरा एंथैल्पी। तो H is equal to U plus PV, where U, PV are state function and H is also a state function, that is it depends upon initial and final state, not on the path which is followed। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब क्या हो गया, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल्टा एच। अब रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच, डेल्टा यू एंड पी डेल्टा वी, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ाई करते हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम एंड इज गिवन बाय डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1। सो इनिशियल और फाइनल स्टेट में जो भी डेल्टा एच के अंदर दैट इज एंथैल्पी का जो डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे हम लोग डेल्टा एच। इज दैट क्लियर? अब देखिए H1 क्या है, एंथैल्पी मेरे पास है H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। ये मेरे पास एंथैल्पी है इनिशियल स्टेज 1 पे, एंथैल्पी मान ली मैंने। सेम ऐसे ही जो स्टेज 2 होगी मेरे पास, उसमें H2 U2 प्लस P2 V2, ये एंथैल्पी आ गई। ये स्टेज 1 की एंथैल्पी, ये स्टेज 2 की एंथैल्पी हो गई H2। अब दोनों को माइनस कर दोगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। अब H2 माइनस H1 करके देखो फटाफट क्या आता है, जल्दी से देखिए। अब H2 माइनस H1 का मतलब क्या, डेल्टा H। यहाँ पे मैं आपको करके दिया देता हूँ। H2 माइनस H1 इज इक्वल टू, H2 में क्या होगा, U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1। ये बना मेरे पास। इसके बनने के बाद में क्या आएगा, माइनस साइन है, माइनस साइन को मैं अंदर ऐड कर देता हूँ। माइनस साइन ऐड किया तो ये क्या हो गया, माइनस U1 और माइनस P1 बन जाएगा। ठीक है, तो यानी U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। क्लियर हो गई बात? अब मैंने क्या करा, प्रेशर मेरा कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है उसका मतलब क्या है, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। मेरा P1 यानी स्टेज 1 पे प्रेशर, स्टेज 2 पे प्रेशर विल बी इक्वल टू P, वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे P1 और P2 कॉमन आ गया, तो ये चीज क्या बन जाएगा, ये P2 और P1 है, ये कॉमन बन गया, P1 P बन गया। ये डेल्टा U में कन्वर्ट होगा, डेल्टा U प्लस P कॉमन ले लिया, V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 क्या हो गया, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो H इज इक्वल टू, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, if external pressure is equal to P, then from first law of thermodynamics QP is equal to delta U plus P delta V। QP का means heat at constant pressure। तो heat at constant pressure क्या बन जाएगा, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से QP is equal to delta U plus P delta V। कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, आप देखो जरा, ये फर्स्ट लॉ था, ठीक है, फर्स्ट लॉ था ना ये चीज मेरा। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखो कांस्टेंट प्रेशर पे ये था QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये इक्वेशन पढ़ी थी हमने।
ये कांस्टेंट प्रेशर की इक्वेशन थी, आइसोबैरिक सेम प्रेशर हो गया, ठीक है। डेल्टा वी आइसोबैरिक के अंदर क्या था, जो प्रेशर एक्सटर्नल वो कांस्टेंट है। अब सेम यही चीज आ गया, इसको मैंने यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर दिया, इस इक्वेशन को और इससे पिछले वाली इक्वेशन को। तो डेल्टा एच किसके बराबर आ गया, क्यूपी के मतलब आ गया। So it states that increase in enthalpy of a system is equal to heat absorbed at constant pressure, that is isobaric process. इसका मतलब ये है कि एंथैल्पी में जितना भी इंक्रीमेंट होता है वो इक्वल है हीट एब्जॉर्ब के, अगर आपका सिस्टम एक कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है। गॉट इट क्लियर? ये बात ठीक है, क्लियर हो गई सबको? ईशा, बानो, भूमिका, एनी डाउट? ईशा, बानो, भूमिका, एनी डाउट? ओके, अब देखिए रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन। अब हमें पता है, वी नो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच इज enthalpy change, delta u is internal energy change, p is pressure, and delta v is volume change. Now for chemical reactions or reactions involving solid and liquid, delta v is very very small. जब भी कोई सॉलिड की और कोई लिक्विड की रिएक्शन होती है उसके अंदर डेल्टा वी की जो वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर इंटू डेल्टा वी को नेग्लेक्ट कर देते हैं उस केस के अंदर। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, दैट इज इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। सॉलिड्स और लिक्विड के केस के अंदर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात? कोई डाउट इसमें? अब आ जाओ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस। अब गैसेस के अंदर डेल्टा वी जो है वो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में भाई डेल्टा वी अच्छे खासा चेंज होता है। अब हमारे पास रिएक्शन क्या थी, इक्वेशन थी मेरे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब है वी टू माइनस वी वन। अब डेल्टा यू इज इक्वल टू पी इंटू वी टू माइनस वी वन। अब अगर आप लोगों को याद हो, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में इक्वेशन पढ़ी थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। फाइन, अगर मेरे पास P1 V1 है तो P तो कॉमन है, V1 इज इक्वल टू N1 RT एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और रेट ये R पर कांस्टेंट होता ही है। तो PV2 क्या बन गया, N2 RT। फाइन, चलिए नाउ अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर ऑफ अ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट गैसेस। जो मेरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो गैसेस है उसका आइडियल बिहेवियर होता है, ऐसा हम लोग अज्यूम करके चलते हैं। So PV1 is equal to N1 RT. So PV1 is equal to N1 RT and PV2 is equal to N2 RT. यही चीज मैंने आपको बताई अभी। So therefore delta H is equal to delta U plus, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास ये क्या बन गया, डेल्टा U प्लस PV2 माइनस PV1, ये बन गया। PV2 की जगह पे N2 RT आ गया, N2 RT एंड P1 की जगह पे आ गया माइनस N1 RT। फाइन, अब RT कॉमन आ गया इसके अंदर से, N2 माइनस N1 आ गया, प्लस RT इज कॉमन, N2 माइनस N1। Now N2 माइनस N1 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। N1 is number of moles of reactant and N2 is number of moles of product, gaseous product. So जो गैस के प्रोडक्ट है, जो गैस जो बनी प्रोडक्ट केस के अंदर, उसके नंबर ऑफ मोल्स को माइनस कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी डेल्टा एन, एंड वी राइट अ स्मॉल जी दिस साइड। तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एन जी मतलब गैस के रिएक्टेंट की बात कर रहा है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देते हैं। ओके, अब क्या था कि वो कौन सी कंडीशन है जब डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो जाएंगे। अब देखो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर करने हैं, यानी मेरे को पी डेल्टा वी खत्म करना है, या तो प्रेशर कांस्टेंट रहे, ठीक है, प्रेशर जीरो हो जाए,
एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, तब ये चीज जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा एच डेल्टा यू बराबर होगा, या डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो यही चीज हमने बोली है, इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल, जब कोई रिएक्शन क्लोज्ड वेसल के अंदर होगा तो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू जीरो। जब डेल्टा वी जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू विल बिकम सेम। फाइन। अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसके अंदर गैस पार्टिकल ही निकलते, डेल्टा वी इज ऑलमोस्ट जीरो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, जैसा कि केस ऑफ सॉलिड के और लिक्विड केस के अंदर होता है। या फिर गैस का ही केस हो, जब उसके अंदर ऐसा बन जाए कि भाई रिएक्टेंट के अंदर भी एक ही मोल है, प्रोडक्ट के अंदर भी एक ही मोल है, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यू कैन से दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम। अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम हो जाते हैं, तो डेल्टा एन विल बी इक्वल टू जीरो, और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये बन जाएगा आपको यहाँ पे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। क्लियर हो गई ये वाली बात? इसमें कोई डाउट है? एक बार और रिपीट करना है इसको, जल्दी से बताइए चैट के अंदर। ओके, चलिए तो हम नया टॉपिक करते हैं, हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of a system by 1 डिग्री। अब हीट कैपेसिटी का मतलब है कि 1 डिग्री टेम्परेचर का राइज करने के लिए जो मुझे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है, सिस्टम को देने की जरूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी। जैसे मान लो कोई सिस्टम है, वो है 21 डिग्री सेल्सियस पे, उस 21 से मुझे उसको 22 पे करना है, सॉरी 21 से 22 पे करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ उसके अंदर हीट देनी पड़ेगी। वो हीट कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उस हीट को जो एब्जॉर्ब वो कर रहा है उसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। So if delta Q is a small quantity of a heat added to the system, let temperature of a system rises to up to dT, and then the heat capacity C of a system is known as dQ by dt. dQ का मतलब होता है small quantity of heat added to the system, and dt का मतलब होता है rise in temperature। किसी small quantity को डालने से, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट को जब कोई सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, तो उस एब्जॉर्ब की वजह से जितना टेम्परेचर में चेंज आता है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। dq का मतलब मैंने दोबारा बता देता हूँ, dq का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट, एंड dt का मतलब होता है टाइम, टेम्परेचर चेंज, तो राइज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर में राइज हो रहा है। ठीक है, अब इसी से मिलती जुलती एक चीज आती है, मोलर हीट कैपेसिटी। अगर मेरे पास में 1 मोल ऑफ सिस्टम है जिसकी मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करना है, तो इफ आई वांट टू राइज द टेम्परेचर of 1 mole of system by 1 degree Celsius, then that heat is known as molar heat capacity. So again, dq is the small quantity of the heat added to the system, and let the temperature of the system rise up to dt. The temperature of dt बढ़ा, तो heat capacity cm, that is heat capacity molar heat, this m means molar, ये m molar को represent करता है, तो cm of the system will become, c is number of moles, c divided by number of moles is equal to dq by dt into number of moles। क्लियर हो गई बात? तो cm क्या हो जाएगा, cm डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू dq by dt इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारे पास क्या गया, मोलर हीट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला बन गया। फाइन। सेम ऐसे ही हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सीवी। तो सीवी इज इक्वल टू होता है dq by dt। So molar heat capacity at constant volume is known as CV. So CV is equal to dQV upon dt। QV का मीन्स क्या है, यहाँ पे हीट कैपेसिटी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम du is equal to dQV, ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू dQV, दैट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। So heat capacity at constant volume, so CV at constant volume will become du by dt, or du is equal to CV dt, that will be the formula। ये formula हम लोग हायर क्लासेस में यूज करेंगे
अभी इस साल आपके पास इतने कोई क्लासेस के अंदर नहीं बनेगा आपका करने का ये, ठीक है। अब आ जाओ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यही हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे है तो क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग सीपी। अब सीपी का मतलब क्या है, अगेन डी क्यू पी अपॉन डी टी, डी क्यू पी अपॉन डी टी, यानी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन डी टी। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर डी एच इज इक्वल टू डी पी। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो डी एच इज इक्वल टू डी क्यू पी, एच का मतलब एंथैल्पी। सो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज सीपी विल बी इक्वल टू डी एच बाई डी टी। एंड हमारे पास एक टर्म क्या आ गई, डी एच इज इक्वल टू सीपी डी टी, ठीक है। तो डी यू इज इक्वल टू सीवी डी टी एंड डी एच इज इक्वल टू सीपी डी टी, ये दो टर्म्स आ गई हमारे पास। अब नाउ हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम at constant volume CV is equal to increase in internal energy of system per degree rise at temperature at constant volume। अब जरा ध्यान से सुनिए, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये V, यहाँ से V क्या बताता है कि दैट थिंग इज डूइंग ऑन, ये जो प्रोसेस हो रहा है दैट प्रोसेस इज डूइंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम हो रहा है। डी यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय डी टी, चेंज इन टेम्परेचर, यानी इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना चेंज आता है चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर की वजह से जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी चेंज होती है, उस चीज को जो बताने वाली क्वांटिटी होती है दैट क्वांटिटी इज नोन एज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो जब भी कभी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग हीट करते हैं चीज को तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है हर एक डिग्री पे। बट अगर उसी चीज को मैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करता हूं तो वो चीज न्यूमेरिकली मेरी किसके इक्वल आ जाती है, एंथैल्पी चेंज के अंदर आ जाती है। वो जितना मैंने उसको हीट करा वो सारी की सारी चीज एंथैल्पी के अंदर चेंज दिखाती है, चेंज इन द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। गॉट इट, क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इस तरीके से मेरे पास रहेगा, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर, जल्दी बोलो। नहीं, अब आ जाइए इधर, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। इसकी रिलेशन को याद करने का क्या तरीका है, अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। ये मेरे पास था फॉर अ डिफरेंशियल चेंज इन स्टेट। अगर चेंज इन स्टेट बहुत छोटा सा डिफरेंशियल चेंज इन स्टेट होता है तो उसके अंदर डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन बनती है, ठीक है। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो गई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो डी यू क्या हो जाएगा यहाँ से, सीवी डी टी, एंड डी एच क्या हो जाएगा, एन सी पी डी टी। ये एन किस लिए है, नंबर ऑफ मोल्स अगर एक से ज्यादा है तो, ठीक है। अब इनकी वैल्यू सारी की सारी, ये जो वैल्यू है इसके अंदर डाल दो, डी एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी, ये आ गया एन सी पी डी टी, डी यू क्या आ गया, एन सी वी डी टी आ गया, एंड अब ये पीवी क्या है, एन आर टी, तो ये क्या हो जाएगा, एन आर डी टी, डी टी का मतलब हो गया चेंज इन टेम्परेचर, ओके। अब देखिए जरा फटाफट इस साइड में, अब यहाँ पे डी टी कॉमन आ गया, एन कॉमन, यहाँ से एन डी टी इज कॉमन, तो सीवी प्लस आर एन सी पी डी टी, एन 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 कैंसिल आउट, डीपी एंड डीपी डी टी कैंसिल आउट, मेरे पास सीपी विल बी इक्वल टू सीवी प्लस आर, ये इक्वेशन बन गया। तो सीपी, अब इसको आर को वी को इधर लेके जाता हूँ, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये वाली चीज को याद रखना। यही सेम टू सेम चीज आप लोग फिजिक्स के अंदर भी पढ़ोगे, फिजिक्स में जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा मिलेंगे। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक है। और एक वहाँ पे गामा हो रहेगा, आई थिंक सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा समथिंग, ऐसा कुछ होता है। तो वो चीज आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में फिलहाल अभी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक, कोई डाउट है, इज दैट क्लियर।
Guys, is that clear? Yes or no? चलिए न्यूमेरिकल इसके हम लोग बाद में देखते हैं एकदम। अब आता है एंथैल्पी चेंज ऑफ फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस में एंथैल्पी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सब चीजें भी हम लोग देखते हैं। एक सेकंड रुकिए जरा।